अंदर आपको पता ही है, हमने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने आज बिजनेसमैन जो हैं उनसे बात की और उनको कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अट्रैक्टिव जो है वो पोटेंशियल है फॉर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे आज चाइना का जो एक्सिम बैंक के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर वू फुलन, उनके साथ ये बीजिंग में मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हम आपको इसके अलावा जो बाकी के जो बिजनेसमैन थे उनको कहा कि हमारा फूड सेक्टर जो है उसके अंदर आप कर सकते हैं और आप और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आके आप पाकिस्तान में कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि जो हम चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनको तमाम फैसिलिटीज़ देंगे और फूल प्रूफ जो है सिक्योरिटी देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो हवावी है आपका टेक जायंट, उसको भी हम कहते हैं कि हमारे टैक्स, ई गवर्नेंस सेक्टर्स और सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में आके इन्वेस्ट करें। इस मौके पर चाइना और पाकिस्तान ने 32 MOUs जो हैं वो साइन किए हैं फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और उन्होंने कहा जी कि इसके मौके पर उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि हम अपग्रेड कर रहे हैं जो कंट्री वाइड रेल लाइन है ML1, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। वो पूरे मुल्क के अंदर जो है ये ट्रेन चलेगी। तो इस वजह से आपको पता ही है कि बजट आता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जून में बजट इसीलिए नहीं अभी तक अनाउंस किया है फेडरल गवर्नमेंट ने क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं मुल्क से बाहर है, चाइना में हैं। तो जब वो अब आएंगे तो फिर जो है ये बजट किया जाएगा, प्रपोज जो है वो यानी कि वो सामने लेकर आएंगे बजट की जो सारी डिटेल्स हैं और बजट प्रेजेंट किया जाएगा। इमरान खान साहब जो हैं उनको आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि जजेस जो हैं वो किसी को भी किसी वर्डिक्ट के लिए कोई एक्सप्लेनेशन ओ नहीं करते हैं। ये उस वक्त उन्होंने बात की जब इमरान खान साहब जो हैं वाया वीडियो लिंक फ्रॉम अडयाला जेल बात कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब से और इसको हेड कर रहे थे इस बेंच को चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ थे जस्टिसेस अमीनुद्दीन, जमाल मंदोखेल, अख्तर मिनल्ला, हसन अजहर रिजवी और इनकी बात सुन रहे थे तोशाखाना केस में। तो खान साहब ने कहा कि ये तो बिल्कुल अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ की तरह का सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है और उन्होंने कहा जी कि ये जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके अंदर उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। उन्होंने जो मिसाल है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को दी कि वो उनको भी पकड़ा हुआ था लेकिन उनको जनरल इलेक्शंस के लिए बेल पे छोड़ा था ताकि वो अपनी कैंपेन रन कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि जी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें कि उन्होंने केपी गवर्नमेंट की जो प्ली आई थी कि लाइव स्ट्रीम केस को किया जाए उसको रिजेक्ट किया था, उससे भी वो ज़्यादा खुश नहीं थे। कोर्ट ने कहा जी कि और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने अपना जो लास्ट जजमेंट दिया था उसके अंदर आपने कहा था जी कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूं, तो मैं कहां पे कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा। उस पर चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को कहा कि जो मुद्दा इस वक्त अंडर डिस्कशन है आप उसी के ऊपर कंसंट्रेट करें और आप उस पर बात करें तो फिर जो है ये केस जल्दी से आगे चल सकेगा। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट आई है जी कि जो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा था कि शायद लोगों के साथ मुलाकात की उनको इजाज़त नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 403 लोग जो हैं पिछले 8 महीने में अडयाला जेल में मिल सके हैं इमरान खान साहब से। ज़ाहिर है कि ज़्यादातर उसमें उनकी फैमिली और उनके लॉयर्स ही हैं और आपको पता ही है कि पहले ये जो थे अटक जेल में थे तो लास्ट ईयर इनको सितंबर में तो उधर से फिर शिफ्ट करके अडयाला जेल में लाया गया था। तो ये है आज की डिटेल। सिंध गवर्नमेंट जो है वो जी अब पिच कर रही है कि जिस तरह का करतारपुर का जो कॉरिडोर बनाया गया था उसी तरह का एक सिंध के अंदर भी बनाया जाए हिंदू और जैन कम्युनिटीज़ के लिए इंडिया से, क्योंकि बहुत सारे हिंदू और जैन हिस्टोरिकल टेम्पल्स जो हैं वो सिंध में हैं। प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर टूरिज्म जुल्फ़िकार अली शाह जो हैं आज एक सेरेमनी में बात कर रहे थे दुबई के अंदर और सिंध टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक दूसरी फैसिलिटी जो है उसको हम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे नगर पार्कर और जो उमरकोट के इलाके हैं वहाँ पे बेशुमार जैन और हिंदू टेम्पल्स हैं। नगर पार्कर में उन्होंने कहा जी कि हिस्टोरिकल जैन टेम्पल्स हैं। इसके अलावा ये दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं ये अपने रिलीजियस विजिट्स के लिए सिंध के अंदर ज़रूर आ सकती हैं और इसके साथ साथ हम एक वीकली फ़्लाइट भी चला सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू सखर या कि इंडिया टू लाड़काना। और उमरकोट के अंदर तो कहा जाता है कि श्री शिव मंदिर जो है वो है यहाँ पे जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स इन सिंध है और ये 5000 साल पुराना है। तो उसके बारे में आज ये बात कर रहे थे कि हमको रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाने की पाकिस्तान में ज़रूरत है।
पाकिस्तान के बारे में एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान को आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो सिलेक्ट किया गया है। पाकिस्तान ने 182 वोट्स लिए ऑफ 193 मेंबर जनरल असेंबली, 124 जो थे रिक्वायर्ड थे फॉर 2/3 मेजॉरिटी, तो उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने लिए। इस्लामाबाद को किसी ने भी जो है वो इसकी चीज़ के लिए अपोज नहीं किया था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे तालियां बजाई गई जनरल असेंबली में। और जो है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस, उन्होंने जब जो है 5 फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है उनका अनाउंसमेंट किया था। ये 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स में पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया है एंड दे हैव रिप्लेस्ड जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोज़ाम्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड। ये सब अपनी जो टर्म्स हैं ख़त्म कर रहे हैं दिसंबर 31 को। पाकिस्तान जो है उसने एशियन सीट के ऊपर जापान को रिप्लेस किया है और वो अब अस्यूम करेगा अपनी ड्यूटीज़ जो हैं जनवरी 1, 2012 को। मुनीर अकरम साहब जो कि पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने कहा जी कि ये वोट शो करता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की एबिलिटी में टू प्रोमोट पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अब मैं दूसरे जो मेंबर स्टेट्स आज जीते हैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा ऑन एडवांसिंग शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आज मुनीर अकरम साहब ने बातें की। बलूचिस्तान का जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर उथल तहसील है, उसके अंदर आज एक जो कोच थी उसको आग लग गई जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है और 12 लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं जब कोच का टक्कर जो है वो हुई एक मोटरसाइकिल के साथ। लसबेला के जो SSP हैं कैप्टन रिटायर्ड नवीद आलम, उन्होंने कहा जी कि ये कोच जो है ये कराची से क्वेटा जा रही थी और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो जैसे ही एक्सीडेंट की खबर मिली तो इसके अंदर फ़ौरन जो है यहाँ पे रेस्क्यू टीम्स पहुँच गई थी। 7 लोग जो हैं इंक्लूडिंग किड्स बहुत ज़्यादा जो थे वो ज़ख्मी थे और उनको फ़ौरन खिड़कियाँ तोड़ के बाहर निकाला गया था। जो एक मोटरसाइकिलिस्ट जिसके साथ टक्कर हुई थी उसकी डेथ हो गई है। तो 4 घंटे लगे इस पूरी आग को बचाने के लिए। बहरहाल जो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं उनको तो कराची भेजा जाएगा, बाकी के लोगों को यहीं पर जो है वो हेल्प और सर्विस दी जाएगी। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जो हैं मीर सरफराज बुगटी, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इसके ऊपर फ़ौरन एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के अंदर तो जनाब कुछ मामलात ठीक से पता नहीं चल रहे हैं। मोदी जी ने तो आज अनाउंस कर दिया है कि एनडीए की गवर्नमेंट फिर से बनाएगी जो है गवर्नमेंट। मोदी जी 73 ईयर्स के हैं और वो कह रहे हैं जी तीसरी बार फिर से मैं प्राइम मिनिस्टर बन के आऊँगा और जाहिर है कि वो बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे क्योंकि इससे पहले सिर्फ नेहरू जो हैं वो ऐसे, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ऐसे कर सके थे। तो वो कहते हैं जी कि मेरी जो एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसको बहुत सारे लोगों की बैकिंग है। जो बीजेपी है उसको चाहिए थे 272 टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी कि जो मेजॉरिटी नंबर था 272 था, लेकिन बीजेपी सिर्फ 240 सीट्स ही जीत सकी थी। तो आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी टू फाइंड आउट कि जी अब आगे हमको कैसे चलना है। लेकिन मोदी जी कहते हैं जी कि वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और जो अलायंस है उनके साथ एनडीए में वो भी कह रही है कि लेटर दिस वीक हम अनाउंस करेंगे। 8 तारीख को जो है ये अनाउंसमेंट है। 2019 में बीजेपी ने 303 सीट्स जीती थी। इस वक्त भी मोदी जी ने नारा लगाया था इसकी बार 400 पार, लेकिन हो नहीं सका और बहुत बुरे तरीके से जो है मोदी जी की सीटें नीचे आईं। और वो कहते हैं जी कि अब जेडीयू भी और जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टीज़ हैं वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोनों ने पार्टीज़ ने अनाउंस तो किया कि वो सपोर्ट करेंगे एनडीए को, लेकिन जेडीयू और उनके जो चीफ हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब, उनको कुछ फिर सोचें आ गई। जैसे उन्होंने कहा जी कि जो अग्निपथ स्कीम है टू इंडक्ट सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, उसके ऊपर हमारे बड़े ज़रा रिजर्वेशंस हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा तो हूँ लेकिन हमको भी जो है अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी इनसे मांग ली हैं। तो इसमें अब पता नहीं है कि ये अलायंस जो अब 8 तारीख तक चलेगी या मोदी जी एग्री करेंगे इनके साथ आगे चलने को। इसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने अपनी ये जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट लोगों ने उनको दिखाई है अलायंस को, उसका बड़ा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट, करप्शन और डेप्रीविएशन थी उसको लोगों ने रद्द किया है। लेकिन अभी तक कांग्रेस अपने जो है ना ट्रम्प कार्ड्स वो शो नहीं कर रहा है कि वो क्या करने वाला है आने वाले दिनों में और क्या वो ये इनके साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब के साथ जो है वो गठ जोड़ करके गवर्नमेंट बना सकते हैं कि नहीं। अलबत्ता
आज जो शिरोमणि अकाली दल है उसने तो बिल्कुल क्लियरली आज अनाउंस कर दिया है कि जिन जिन पार्टीज के साथ कांग्रेस का यूनियन होएगा उसके साथ हम बिल्कुल हाथ जो है वो नहीं मिलाएंगे। अलबत्ता आम आदमी पार्टी ने कहा है जी कि वो कांग्रेस के साथ दिल्ली के अंदर मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि ये सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस के लिए है। जो बाय इलेक्शंस होंगे या जो दूसरे म्यूनिसिपल इलेक्शंस होंगे उसके साथ वो अलायंस कांग्रेस के साथ उसमें नहीं बनाएंगे। तो ये सारी जनाब आज बातें जो हैं इंडिया से वापस आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। फिर से इंडिया के अंदर जो है कनाडा का नाम आना शुरू हो गया है जी, एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। एनआईए जो है उसने आज पंजाब की 9 लोकेशंस के ऊपर छापे मारे हैं फॉर कनाडा बेस्ड टेररिस्ट गोल्डी बरार और उसके साथियों के लिए, जो कि एक्सटॉर्शन और फायरिंग केसेस में चंडीगढ़ के अंदर इन्वॉल्व थे। और एनआईए ने लोगों को कहा है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है इसकी, सतिंदरजीत सिंह जिसको बोला जाता है गोल्डी बरार, अगर इसके और इसके गैंग के बारे में कोई भी आपके पास मालूमात है तो आप हमें बताएं। इससे पहले एनआईए ने चार्जशीट फाइल की थी बरार और उसके 11 साथियों के अगेंस्ट फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग ऑफ कर्नी सेना चीफ सुखदेव सिंह गोगा मेदी लास्ट ईयर इन जयपुर। और इसके अलावा ये जो दूसरा जो चंडीगढ़ का केस था, इन्होंने अपने नंबर्स भी जारी किए हैं एनआईए ने। उन्होंने कहा जी कि लोग जो कि लैंडलाइन से कॉल करेंगे वो हमें कॉल कर सकते हैं at 0172-268-2901 और मोबाइल जो है उसका नंबर है 7743002947। और इसी नंबर के ऊपर वो कहते हैं जी कि आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के मैसेजेस भी हमको भेज सकते हैं। वो कहते हैं जी कि इन्फॉर्मर की जो आइडेंटिटी है वो हम बिल्कुल रिवील नहीं करेंगे। और ये केस जो था ये इसी साल में जनवरी 20 को इनके खिलाफ गोल्डी बरार वगैरह के और इनके जो गैंग है उसके खिलाफ डाला गया था। और ये जो आज सर्चेस थी ये मोहाली, पटियाला, होशियारपुर, फतेहपुर साहिब इधर हुई थी। इसके अलावा जो एक जेल्ड प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं खदूर साहब से जिन्होंने सीट जीती है, अमृतपाल सिंह, उनके लॉयर ने कहा है जी, जो राजदेव सिंह खालसा हैं उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा देर तक इनको अंदर रख नहीं सकेगी गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने कोई गलत काम किया नहीं है, इनको बिला वजह खालिस्तानी कहा जा रहा है और इन्होंने तो ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ पंजाब में बड़ा काम किया है और लोग जो है इनसे रिलीफ मांग रहे हैं, इनको इलीगली जो है वो अरेस्ट किया गया तो इनको छोड़ना पड़ेगा। और एक और भी हिस्ट्री इस दफा इलेक्शंस में क्रिएट हुई है जी कि 40 इयर्स के बाद सरबजीत सिंह खालसा जिन्होंने कि फरीदकोट से सीट जीती है, ये बेअंत सिंह साहब के बेटे हैं जो कि वन ऑफ द 2 असैसिन्स थे इंदिरा गांधी जी के, जिन्होंने कि इंदिरा गांधी जी को गोली मार के ऑन अक्टूबर 31, 1984 शहीद कर दिया था। तो ये जो है जीते हैं और इन्होंने हराया है सिंगर हंस राज हंस को और पंजाब के एक्टर जो है करमजीत अनमोल को। तो अब इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा इसके ऊपर जो है वो रिजर्वेशंस हैं कि बहुत सारे खालिस्तानी जो हैं अब पार्लियामेंट में बैठेंगे और बहुत सारे इस तरह के जो असैसिन्स के बच्चे हैं वो भी पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि अब कंसर्न तो उनका है। और जनाब आज हमारी बाजी जो है कंगना रनावत, उनको पड़ा चमाटा, चांटा उनको मारा एक सेंट्रल इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी फोर्स की एक लेडी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर, और उसने कहा कि मैंने तुम्हें ये थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि तुमने फार्मर्स को डिसरिस्पेक्ट किया था और तुम गंदी किस्म की लैंग्वेज यूज करती हो। कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर कहा, नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे मीडिया से और वेल विशर्स से कि मैं ठीक हूँ, हाँ जी मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं एम परफेक्टली फाइन, लेकिन मेरा बड़ा कंसर्न है कि पंजाब के अंदर टेररिज्म फिर से एक दफ़ा सर उठा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसको हल कैसे किया जाए। हमने बताया था परसों भी कि जो कंगना रनावत साहिबा हैं वो अपनी जो सीट थी मंडी की वो जीत गई थी और अब नाउ शी हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो शी विल बी स्वर्न इन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बहरहाल आज ये जब चंडीगढ़ पहुंची तो इनके साथ ये वाक़या हुआ। संजय दत्त साहब जो हैं वो उन्होंने आज अपने वालिद साहब सुनील दत्त को याद किया उनकी 95th बर्थडे के ऊपर, और कुछ अपनी तस्वीरें जो हैं अपने भाई की, अपने वालिद की और अपनी जो बहन है प्रिया उसके साथ उन्होंने आज शेयर की, उनके साथ की तस्वीरें उन्होंने शेयर की। सुनील दत्त साहब की एज जो थी 75 थी 2005 में जब उनकी डेथ हुई थी एंड ही हैड अ हार्ट अटैक। आज इन्होंने बड़ी प्यारी एक वो जो उनकी याद में लिखी है, उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे डैड, मिस यू, लव यू, हैव फॉलोड यू व्हाट यू टॉट मी, योर वैल्यूज, आई हैव रिमेन्ड वेरी हम्बल, आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड आई ऑलवेज हेल्प द नीडी।
तो उसने हाँ संजय दत्त ने हाँ ये बड़ी प्यारी सी जो है हाँ बड़ी प्यारी सी ये आज उन्होंने कहा जी आपने मुझे पिताजी बापूजी जो आपने मुझे वैल्यूज़ दिए थे वो मुझे सब याद हैं, वो सब मैं जो है इसको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा जनाब एक क्लिप जो है वो काफ़ी वायरल आज हुआ है और अगर आप एक्स पे देखेंगे तो काफ़ी हुआ है। एक पुराना एक ये वैसे तो क्लिप था लेकिन अब ये ज़्यादा वायरल हुआ है जिसमें कि राहुल गांधी जी शाहरुख खान साहब से एडवाइस ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि शाहरुख खान साहब आप इतने इंपॉर्टेंट बंदे हैं तो आप पॉलिटिशियंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो शाहरुख खान जो है उस पर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि आप किसको पूछ रहे हो, तो मेरा काम तो है झूठ बोलना और डिसीट बोलना और झूठ बोल के मैं अपनी अर्निंग जो है वो अपनी लिविंग जो है वो अर्न करता हूं। तो लेकिन फिर वो उसके बाद थोड़े से सीरियस हो गए। उन्होंने कहा जी कि मेरा आइडिया ये है कि आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए और अपनी नेशन के अंदर आपको प्राइड लेना चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, कोई अंडर द टेबल डील्स या शेडी डील्स जो है वो नहीं करना चाहिए। तो आप उसी तरह आप पैसे भी बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं और एक प्राउड और ग्रेट नेशन भी बना सकते हैं। तो मेरी एडवाइस तमाम पॉलिटिशियंस को जो है वो यही है कि आप ऑनेस्ट रहें और रियलिस्टिकली जितना हो सकता है और उसकी ऑनेस्टी के साथ मुल्क और कौम की खिदमत करें। ठीक है जी, खुश हो मजे ठीक है ओके। अच्छा जनाब कुछ क्रिकेट की तो अच्छी खबरें नहीं है लेकिन और जो है खेलों के मैदान में पाकिस्तान बहुत 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 अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम जो है आज उसने वियतनाम को भी 15-12 से हरा के अब पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है। इससे पहले पाकिस्तान की टीम ने थाईलैंड को हराया था 25-22, 25-14 और 25-21 से और अपने बी जो ग्रुप है उसके अंदर टॉप पे है इस वक्त पाकिस्तान की टीम। इन्होंने सबसे पहले हराया था कजाकिस्तान को 3-0 से और पाकिस्तान ने 12 मैचेस खेले हैं और 12 के 12 मैचेस ही जीते हैं अंडर देयर कोच रूबन वोलोचिन। और इससे और भी ज्यादा इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था कि ये तो सब टीमें जो थी वो थी इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया तक को भी इन्होंने हराया था। तो 12 मैचेस खेले हैं और 12 ही जीते हैं इन्होंने। अभी तक इसमें अभी वो नहीं हुआ है ना कि इसको आजम खान नहीं आया ना, इसको भी रख लो इसको भी रख लो हाँ, इसको भी रख लो हाँ जी हाँ, जो डिजर्विंग है उसको वही मैं कह रही हूँ। अभी पर्ची वाले आजम खान टाइप के आए नहीं है तो इसलिए जरा ये ठीक चला। वैसे भी वो फॉरेन कोच है ना रूबन वोलोचिन, तो वो उसने इजाजत भी नहीं दी होगी, उसका जरा थोड़ा सा वेट भी चलता होगा, उसको भी खरीद लेंगे खरीद लेंगे। और जनाब पाकिस्तान के रिनाउंड वेट लिफ्टर जो है नू दस्तगीर बट, उन्होंने तो जनाब कमाल कर दिया। ही हैज वन गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन हरक्यूलिस कॉलम्स कंटेस्ट एट उज्बेकिस्तान पहलवान मोहम्मद स्ट्रॉन्गमैन गेम्स 2024 और ये फॉर द फर्स्ट टाइम थे कि इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें 18 डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही थी। इनके कोच जो थे इनके अपने वालिद साहब दस्तगीर साहब थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हुई थी 2022 में उसमें भी नू ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। 109+ केजी की कैटेगरी जो है उसके अंदर जो है बट ने लिफ्ट किया था 173 केजी और जिसके के बाद इन्होंने कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद क्लीन एंड जर्क कैटेगरी जो थी उसके अंदर भी बट ने लिफ्ट किया था 232 केजी और एक और रिकॉर्ड इसने बनाया था। ओवरऑल इसने लिफ्ट किया था 405 किलोग्राम्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसके के अंदर इसने फिर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। 2018 में भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गए थे लेकिन उस वक्त इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन 105+ केजी कैटेगरी में और इनके साथ जो तलहा तालिब थे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 62 किलोग्राम कैटेगरी में। तो जनाब बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो है आज तो इन्होंने अपनी जर्सी भी पहनी और अपना मुल्क का झंडा भी उठाया। क्या बात है क्या बात है, बड़ी बात है। इसके अलावा जी पाकिस्तान की लड़कियां भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान ने की टीम ने विन किया है सेकंड प्राइज इन 63rd ग्रैंड मॉस्को रिगाटा जो कि हुआ था मॉस्को रोइंग कैनाल में। तो ये रोइंग टीम थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एम्बेसडर मोहम्मद खालिद जमाली जो वहां पे थे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया ये हमारी जो विमेन स्पोर्ट्स पर्सन थी। इनके नाम है मनाहिल हुसैन, आलीन हुसैन, मरियम यूसुफ अली, निहाल असद और इनके साथ कोच थे इमरान खान और इनके जो मैनेजर थे दानिश इफ्तिखार। उन सबको मुबारकबाद आज दी गई है। तकरीबन 1300 एथलीट्स फ्रॉम रशिया, क्यूबा, सर्बिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस और से पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें कि पाकिस्तान की लेडीज ने रोइंग के अंदर सेकंड प्राइज जो है वो जीता है। और सुना दीजिए जी खबर।
छोड़ो पर है यार, नहीं सुना देते हैं, सुना देते हैं, चलो सुना दे। सो एज आई प्रेडिक्टेड वंस अगेन, जैसे कि कल मैंने प्रीडिक्ट किया था जब कैसर सगीर के साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा था, और मैंने कहा था बहुत ही ढीली टीम नजर आ रही है और मुश्किल से ये अगर जीतेंगे तो जीतेंगे। आमिर साहब ने कहा था नहीं फिक्र ना करो, कल का भी जीतेंगे और इंडिया से भी जीतेंगे। इंडिया से जीतेंगे, अच्छा इंडिया से जीतेंगे, अच्छा वो नहीं मुझे पता था। बाबर आजम जो है वो जाहिर है कि उनकी टीम आज खेल रही थी यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच एट ग्रैंड प्रेरिस स्टेडियम डैलस के अंदर अगेंस्ट यूएसए, और इसके अंदर जी इनको अच्छा सबसे पहले तो अच्छी एक खबर बता देते हैं। बाबर आजम ने आज जनाब विराट कोहली का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है, और T20 में सबसे ज्यादा आज तक रन्स जो थे विराट कोहली के थे 4038 थे, और जब ये गेम शुरू हुई तो बाबर के जो रन्स थे वो थे 4023, तो और ये नंबर 3 थे लिस्ट के ऊपर। तो इन्होंने जो है अब ये 4052 रन्स बना लिए हैं इन 113 T20 सीरीज, उसकी वजह से ये विराट कोहली से आगे निकल गए हैं। और फिर अब हम आपको बता देते हैं कि आज जो मैच था पाकिस्तान का और यूएसए का ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डैलस के अंदर, उसमें जो था ये पाकिस्तान ने 160 का टारगेट दिया था यूएसए को, लेकिन जो गेम खत्म होने के बाद 159 पे दोनों खड़े हुए थे, तो एक सुपर ओवर हुआ था। सुपर ओवर के अंदर जो थे वो 18 रन्स बनाए थे यूएसए ने, और यूएसए ने उन रन्स को डिफेंड किया और पाकिस्तान को 19 रन्स नहीं बनाने दिए। इन्होंने पाकिस्तान को 13 रन्स के ऊपर आउट करके और जो है ये मैच जीता है पाकिस्तान के खिलाफ भी। इससे पहले उन्होंने कनाडा को भी हराया है। कनाडा का स्कोर बहुत ज्यादा था पाकिस्तान से, 194 था, और यही मेरा खदशा था कल कि पाकिस्तान जब तक 220 225 नहीं बनाएगा पाकिस्तान नहीं जीतेगा, क्योंकि अगर 195 वालों को उन्होंने हराया तो दूसरों को भी हटा सकते हैं। बहरहाल जी आज रिजवान, उस्मान खान और फखर जमान जो हैं इन तीनों को 26 रन के अंदर अंदर आउट किया गया। फिर बाबर आजम और शादाब ने थोड़ा सा सहारा दिया, 72 रन की पार्टनरशिप बनाई। शादाब ने 40 रन बनाए ऑफ 25 बॉल्स, और जो आजम खान अगेन अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए गोल्डन डक के ऊपर आउट हुए। बाबर आजम जो है उन्होंने 44 रन बनाए ऑफ 43 बॉल्स। इफ्तिखार ने बनाए 18 रन। शाहीन शाह अफरीदी ने भी बड़ा कमाल आज किया, 16 बॉल्स पे 23 रन बनाए। यूएस के जो स्किपर हैं मोनक पाटिल, उनसे जब पूछा गया कि आपने बॉलिंग करने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने अपने डिसीजन को डिफेंड करते हुए कहा जी कि चेज करना आसान होता है, हमने यही कनाडा के खिलाफ भी किया था और हम जीते थे। इसके अलावा नामीबिया और स्कॉटलैंड का मैच जो है अभी चल रहा है, रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जब हम क्रिकेट का सेगमेंट शुरू करेंगे तब शायद हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन नामीबिया आज बहुत ही अच्छा खेल रहा था। बहरहाल पता नहीं है, हो सकता है स्कॉटलैंड उससे भी अच्छा खेले। हम रिजल्ट्स आपको स्कॉटलैंड और नामीबिया के जो मैच का जो है वो हम आपको बताएंगे क्रिकेट सेगमेंट में। इसके अलावा जो कल के मैचेस थी ओमान और ऑस्ट्रेलिया का, अगेन एज आई सेड ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीता है, और इसके अलावा जो दूसरा मैच था PNG, क्योंकि आमिर जो है उसको पप्पू कहता है उस मुल्क को PNG और जो था युगांडा के बीच में, वो युगांडा ने फिर जीता।